तो बच्चों, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स से पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती थी। न्यूटोनियन मीन्स आइजैक न्यूटन। न्यूटन आप पढ़ चुके हैं, न्यूटन के नियम पढ़ चुके हैं। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, लॉज ऑफ मोशन, वो आप लोगों को पता है। तो और भी चीज़ें न्यूटन ने बताई थी, फोर्स, मोमेंटम का रिलेशन, और फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे लग रही है तो उससे आप किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे, वेरियस कैलकुलेशंस। टाइम बिंग, कि किसी टाइम पे कोई फोर्स लग रही है, नेक्स्ट इंस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी। इस सब से आप कैलकुलेशन करते थे। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी देखी हैं न्यूटन्स की। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में थोड़ी सी समस्या थी बस। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो भी समस्या थी अभी हम बताएंगे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को मॉडिफाई करके क्लासिकल मैकेनिक्स बनाई गई, और क्लासिकल मैकेनिक्स को भी मॉडिफाई करके एनालिटिकल मैकेनिक्स बनाई गई। क्योंकि या आप मान सकते हैं कि एनालिटिकल मैकेनिक्स जो है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का ब्रिज है। आपको पता है 2 तरह के मोशंस हम डिस्कस करते हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक वर्ड हम डील करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मोशन, और एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोशन। तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स या और क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने आपको नोट्स पहले भेज दिए। इन नोट्स को आपने पढ़ लिया होगा। तो जो इनिशियल पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो आप नोट्स का पढ़ लेना। ये केवल आपको समझाने के लिए है कि आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मेशन है। जैसे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि टाइम स्केल जो होता है यूनिवर्सल होता है। और आइंस्टाइन ने क्या कहा था, इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप पढ़ चुके हैं पहले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करते हैं, या मोशन या पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालते हैं। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टाइम स्केल क्या होता है, यूनिवर्सल लिया जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। यूनिवर्सल माने एक फ्रेम है, उसमें उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, यानी एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड सपोज, और एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसमें जो टाइम लेंगे वही अगर कोई दूसरा फ्रेम है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, उसके रेस्पेक्ट में जो टाइम लेंगे वो सेम लेंगे। इसी तरह से ज्योमेट्री क्या ली गई थी, एक्लिडियन ज्योमेट्री ली गई थी। और तीसरा क्या लिया गया था, एक्यूरेसी ली गई थी पोजीशन और मोमेंटम की, जो कि बाद में हाइजेनबर्ग ने क्या कर दी थी, रूल्ड आउट कर दी थी। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि, अभी ये पेज खोल लेते हैं। हाँ, उसने कहा था कि द मोमेंटम और पोजीशन of a particle, of a microscopic particle cannot be measured simultaneously with accuracy। ये हाइजेनबर्ग ने कहा था। तो इसमें एक्यूरेसी की लिमिट सेट कर दी थी। उसने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता ही है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी। So the product of two uncertainties should always be greater than or equal to h upon 4 pi। ये हाइजेनबर्ग ने कहा था। उसने कहा था इन दोनों की अनसर्टेनिटी h बाई 4 पाई से कम नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, या तो उसके बराबर हो सकती है मिनिमम अनसर्टेनिटी की कंडीशन में, या उससे ज़्यादा होगी। तो अब इसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल टाइटल है। मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल आप जानते हैं, जैसे आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सपोज देखते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स
कि द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो वो सर्टेन कंडीशंस क्या हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? वो ये हैं, आपको पता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट द फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एफ और सर्टेन यूनिट्स में उसे एक प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वलेंट साइन में बदल सकते हैं। एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को 1 मान लें, तो एफ इजकल टू डी पी अपॉन डी टी। तो फोर्स एफ इजकल टू डी पी अपॉन डी टी है। पी कब कांस्टेंट रहेगा, यानी कब कंजर्व रहेगा? जब डी पी बाई डी टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। तो जब डी पी बाई डी टी 0 होगा तब पी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। और डी पी बाई डी टी 0 कब होगा? जब एफ 0 होगा। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व्ड। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख सकते हैं। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है आर क्रॉस पी होता है, उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो कभी कभी हम एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। तो हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये वेक्टर प्रोडक्ट है। आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स ढंग से पता है, अब आप एमएससी में आ गए हैं तो इन्हें दोबारा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, ए क्रॉस बी की फॉर्म में है ये। तो जब ए क्रॉस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी की फॉर्म आ गई। ये आ गई तो आपको दिख रहा है नीचे कि यहाँ पे आपका ये आ गया वी क्रॉस एम बी आर क्रॉस एफ। और यहाँ वी क्रॉस एम बी, जिस वी क्रॉस एम वी है ये जो मैं सर्कल किया है, एम कांस्टेंट है तो एम बाहर आ जाएगा एम और ब्रैकेट में हो जाएगा वी क्रॉस वी। और आपको पता है सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ क्या होता है? टॉर्क, बल आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये होता है टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करता है, टाउ हो गया। तो डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ आ गया। अब जे कब कांस्टेंट होगा? जब उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0। और उसका डिफ्रेंशिएशन डी जे बाई डी टी 0 कब होगा? जब टॉर्क 0 होगा, टाउ। तो डी जे बाई डी टी इज 0 व्हेन टाउ इज 0। तो आप कह सकते हैं कि जे विल बी कंजर्व्ड व्हेन टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज 0, टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। वर्क एनर्जी थ्योरम भी पता ही है आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम का भी सिंपल सा डेरिवेशन है, ये मैंने निकाल भी रखा है यहाँ पे, बहुत आसान सा है वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये एफ डॉट डी आर क्या होता है? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर आता है, यानी वर्क डन ऑन अ पार्टिकल। ये एफ डॉट डी आर तो डी डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू वन टू हो गया, डब्ल्यू वन टू इजकल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। इट मीन्स व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम position 1 to position 2 under a force F, then the work done on the particle will be equal to the gain in its kinetic energy। जहाँ पोजीशन 1 पे उसकी वेलोसिटी v1 थी, पोजीशन 2 पे उसकी वेलोसिटी v2 थी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सब आ गया। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आपने सेंट्रल फोर्स पढ़ी होगी। कंजर्वेटिव फोर्स होती है जो कि एक पोटेंशियल से ड्राइव होती है, ये रही। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वी ऑलवेज हैव एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वी, यानी डेल ऑफ वी विद नेगेटिव साइन माइनस डेल वी। तो आपको पता था कि डी डब्ल्यू क्या हो गया? डी डब्ल्यू हो गया एफ डॉट डी आर, ये डी डब्ल्यू हो गया एफ डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट विद एफ और डी आर का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो तो डब्ल्यू आ जाएगा, या इंटीग्रेशन लगा दो या दोनों पे, तो क्या होगा? डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा। और फिर क्या कर दो, अगर 1 से 2 पे पार्टिकल मूव किया तो 1 to 2 लिमिट लगा दो।
तो 1 to 2 एफ डॉट डी आर, ये हो गया। तो इसमें यही लिख दिया है आपने यहाँ पे, W12 इज इक्वल टू F1 डॉट डी आर, एफ की वैल्यू रख दी, ऊपर वाली वैल्यू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V माइनस डेल V, ये रख दिया यहाँ पे एफ की वैल्यू माइनस डेल V डॉट डी आर। और डेल ऑपरेटर आपको पता ही क्या होता है, अगर 3 डायमेंशन में लेंगे, एक्स वाई जेड में लेंगे अलग अलग, तो डेल ऑपरेटर आपको पता है, डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ के, इस तरह से होता है डेल ऑपरेटर। अगर 3 डायमेंशन में ये डॉट प्रोडक्ट है, देखो डॉट डी आर, और डी आर किस फॉर्म में होता है, डी आर होता है आपका, डी आर इस फॉर्म में होता है, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इस तरह से आपको पता है ये सब बातें ना, इस तरह की फॉर्म होती है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन है, डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल बाई डेल आर है, तो इसे लिख देंगे डी वी बाई डी आर, और डॉट प्रोडक्ट था इंटू डी आर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये ले लिया, जैसे अगर ये 1 डायमेंशन में होता, एक्स के डायरेक्शन में होता, तो डेल अपॉन डेल एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट होता डी एक्स आई से, ऐसे डेल ओवर डेल वाई का डॉट प्रोडक्ट होगा डी वाई जे से, इस तरह से प्रोडक्ट होंगे तो फाइनली डी आर आ जाएगा, ऐसे डी वी बाई डी आर इंटू डी आर आ जाएगा, डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो डी वी आ गया, और डी वी का 1 to 2 क्या आ गया यहाँ पे, V1 माइनस V2। इससे पहले आप W12 की वैल्यू निकाल चुके थे, W12 की वैल्यू आपने निकाल दी हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, अब निकालिए W12 की वैल्यू V1 माइनस V2, इन्हें चेंज कर दीजिए तो आपका आ गया ये, इससे यानी T प्लस V इज कॉन्स्टेंट आ गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए कंडीशन आई है कौन सी, हाँ, कि W12 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए कंडीशन आ गई। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए आपको पता लग गया कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए T प्लस V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। यहाँ मैंने कहीं लिखा होगा मैकेनिकल एनर्जी, हाँ ये लिखा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। अब देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें क्या हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हों, सपोज वी हैव 1 2 3 4 5 6 अप टू n पार्टिकल्स, सॉरी, सपोज इन ए सिस्टम वी हैव n पार्टिकल्स। तो सो द फोर्स ऑन ith पार्टिकल कितनी होगी, फोर्स ऑन ith पार्टिकल Fi, ये दो चीज़ों का सम होगी, FIE प्लस दिस। FIE बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, जो बाहर से फोर्स लगी हुई है पूरी बॉडी पे, जिस पे क्या है n पार्टिकल्स हैं, तो उस फोर्स का जो हिस्सा ith पार्टिकल पे लग रहा है वो FIE, यानी कि F फोर्स ऑन ith पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल FIE प्लस समेशन ओवर J इज इक्वल टू 1 to n Fij। यहाँ पे J इज इक्वल टू 1 to n है और क्या है Fij। सपोज J I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो F क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, अगर I 1 है J 3 है तो F13 हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू थर्ड। इस तरह से कॉम्बिनेशन है ये। तो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है सारे पार्टिकल्स का वो Fij है। तो यहाँ लिख भी रखा है Fi इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, Fij इज द फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, इट इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म, ये ले लिया। और आपको एक बात और पता है कि यहाँ पे जब J की वैल्यू I के बराबर नहीं हो सकती कभी भी, व्हेन J बिकम्स I, तो ये Fii सेकंड टर्म Fii हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा द फोर्स ऑन ith पार्टिकल बाई ith पार्टिकल विच इज ऑलवेज जीरो, सो Fii इज जीरो।
इसलिए जो जे की वैल्यू होगी वो ये कंडीशन होगी, जे नॉट इक्वल टू आई वाली। तो हमने जे लिखा तो है, लेकिन वहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं समेशन में, यहाँ पे समेशन में कायदे से लिखना चाहिए नीचे कि जे नॉट इक्वल टू आई, ये नॉट इक्वल टू आई ऐसे लिखना चाहिए ब्रैकेट में, यहाँ पे इसका समेशन के नीचे यहाँ एक्सप्लेन करना चाहिए हमें। न्यूटन सेकंड लॉ से आपको पता ही है कि फोर्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ दिख रहा है, एफ आई इक्वल टू पी आई डॉट, पी आई डॉट मीन्स डेरिवेशन ऑफ पी, डेरिवेटिव ऑफ पी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम डी वाई डी वी आई बाई डी टी हो जाएगा, और वी आई क्या होता है आर आई डी आर आई बाई डी टी। तो ये सब हो गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पे एफ आई इक्वल टू, ठीक है, एफ की वैल्यू ये लिख दी। तो ये इस एम आई को अगर हम अंदर ले जाएं, यहाँ पे मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर इस एम आई को मैं अंदर ले जाऊँ तो जगह डी टू बाई डी टी स्क्वायर ये वाली टर्म हो जाएगी, देखो समेशन ओवर आई एम आई आर आई, ये कौन सी आ जाएगी, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, अभी दिखाते हैं, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में एफ आई की वैल्यू, एफ आई की वैल्यू रख देते हैं। एफ आई की वैल्यू क्या थी, ये रही, ये एफ आई की वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो आपकी इक्वेशन 1 ये बन जाएगी, आई नॉट इक्वल टू जे दिस वन, ये सेकंड इक्वेशन मान ली। अगले पेज पे आते हैं। एक बात आ रहा है, जो वापस आता हूँ उसी पेज पे ना, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वापस आना पड़ेगा मुझे। ये है, यहाँ पे देखो ये टर्म है एफ आई जे, समेशन ओवर आई जे, ये पेयर्स बनेंगे, पेयर बनेंगे इसमें। जैसे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, इस तरह से कुछ भी। तो इसमें पेयर आएंगे, एक तो आएगा F12 और प्लस एक आएगा F21, इस तरह से पेयर आएंगे F21। यानी कि जब हम पार्टिकल 1 पे पार्टिकल 2 के कारण फोर्स निकालेंगे और ये पार्टिकल 2 पे पार्टिकल 1 के कारण फोर्स निकालेंगे। लेकिन आपको पता है फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ क्या है, एक्शन और रिएक्शन का जो लॉ होता है, उसमें क्या है, F12 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू F21, इसलिए ये वाले पेयर सारे जीरो हो जाएंगे, जो लास्ट वाले हैं F12 F21 के इक्वल अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसी F23 F32 के कैंसिल हो जाएगा, इस तरह सारे पेयर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब अगले पेज पे आते हैं, अब आ जाते हैं अगले पेज पे। जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास केवल ये रह जाएगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू दिस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एम आई आर आई, समेशन ओवर आई एम आई आर आई। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास। हालांकि आप चीज़ें आप पढ़ चुके हैं सारी ना। द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, आर इज इक्वल टू समेशन ओवर आई एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर एम आई। समेशन ओवर आई मीन्स जितने भी आई की वैल्यूज पॉसिबल है, आई की वैल्यू अगर 1 to n है तो आई विल बी फ्रॉम समेशन में आई लिख देंगे आप, आई इज इक्वल टू 1 और ऊपर लिख देंगे n टू n, इस तरह समेशन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ऊपर लिख देते हैं, इस तरह से समेशन बनाया जाता है हमेशा। तो अभी हम पता नहीं कितने पार्टिकल हमने आई हमने मान लिया टोटल पार्टिकल कुछ भी हो, आई के ऊपर सम ले लिया, आई की वैल्यू बदलती जाएंगी। समेशन ओवर एम आई क्या हो गया, ये नीचे वाली टर्म है समेशन ओवर एम आई, ये हो गया सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, यानी m1 m2 m3 mn सबका सम हो गया। इट मीन्स दिस इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि कोई भी बॉडी सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, तो टोटल मास हो गया। इसलिए यहाँ लिख दिया समेशन ओवर एम आई आर आई डिवाइडेड बाई एम। इससे आप इस नीचे वाले m को, जो कैपिटल M है, इससे आप लेफ्ट साइड पे लिया, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी,
तो आपके पास ये मिल जाएगा समेशन ओवर एम आई आर आई इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू आर। आर क्या था यहाँ पे? आर था पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको क्या मिल गया? इससे आपको इक्वेशन मिल गई एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये मिल गया। क्यों? यहाँ पे क्या था? एम आई समेशन ओवर एम आई आर आई था यहाँ पे पहले ओरिजिनल इक्वेशन में, आप ऊपर देखिएगा पिछले पेज पे। तो एम आई आर आई की वैल्यू रख दी, ये वाली एम आई आर आई की ये वाली वैल्यू रख दी उस इक्वेशन में। तो आपको ये मिल गया एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू दिस, और आर था पोजीशन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। जब वो दो बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो उसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। पोजीशन को आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसे ऐसे लिख सकते थे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू डी वी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते थे। जब वी सेंटर ऑफ मास को आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसे वी सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो इसके बाद ये इक्वेशन आ जाती है, ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी। इससे आपको दिख रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो किसके कारण हुआ है? केवल एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ है। और एक्सटर्नल फोर्स किस पे काम कर रही थी? एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे काम कर रही थी। तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से काम कर रहा है? ये सेंटर ऑफ मास कैसे काम कर रहा है? सेंटर ऑफ मास ऐसे काम कर रहा है कि जैसे कि उस पर टोटल मास एम बॉडी का है और वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये इसीलिए मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देयरफॉर बिहेव्स एज अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास equal to the total mass of the system subjected to the central external force applied on the system। सेंटर ऑफ मास इस तरह से बिहेव कर रहा है कि बॉडी का सारा मास उस पॉइंट पे सिचुएटेड है और उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी कैलकुलेशंस को इजी बनाना हो तब सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर सकते हैं इसमें ना। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंट कंजर्व रहेगा। ये अभी हम निकाल चुके हैं। एफ इजकल टू डी पी बाई डी टी था, तो आपने निकाला था ना अभी इससे पहले, एफ इजकल टू डी पी बाई डी टी व्हेन एफ विल बी जीरो पी विल बी कंजर्व्ड। वही चीज़ है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ले, पहले हमने सिंगल पार्टिकल के लिए कहा था एफ इजकल टू डी पी बाई डी टी। अब अगर हमारे पास खूब सारे पार्टिकल्स हों, सपोज वी हैव एन पार्टिकल्स, तो आपको पता है अभी ऊपर हम इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं कि एम आर इजकल टू समेशन ओवर आई एम आई आर आई होता है। इससे डिफ्रेंशिएट कर दो, इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिल जाएगी इक्वेशन, ये मिल जाएगी। और आपको पता है कि इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं समेशन ओवर आई इजकल टू 1 to n, आई इजकल टू 1 to n लगा देना है। अगर 1 to n एम आई वी आई, वी आई कहाँ से आया? वी आई आया क्योंकि R1 बाई डी आर वन बाई डी टी क्या हो गया? V1 हो गया। डी R2 बाई डी टी V2 हो गया। इसी तरह से तो ये आ गया M1V1 प्लस M2V2 प्लस MNVN। तो उनका सम की समय ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। डी आर बाई डी टी राइट लेफ्ट साइड में डी आर बाई डी टी क्या है? ये डी आर बाई डी टी। आर है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट, इसलिए डी आर बाई डी टी होगी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और समेशन ओवर आई एम आई वी आई क्या है? पी, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इससे आपको मिल गया पी इज इक्वल टू एम वी, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ये मिल गया आपको। इससे कर दो डिफ्रेंशिएट। जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पी इक्वल टू एम पी को, तो आपको मिल जाएगा डी पी बाई डी टी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी माने डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर आपको पता था एफ एक्सटर्नल है,
ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इससे पहले। तो डी पी बाई डी टी क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल के बराबर हो गया। डी पी बाई डी टी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की भी बात करें हम, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डी पी बाई डी टी क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल के बराबर हो गया। अगेन वही चीज़ आ गई, व्हेन एफ इज जीरो पी विल बी कंजर्व्ड। तो जो सिंगल पार्टिकल के लिए आया था वही मैनी पार्टिकल्स के लिए प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगेन पहले लीनियर मोमेंटम किया था, अब एंगुलर मोमेंटम कर लीजिए। तो आपको पता था कि लीनियर मोमेंटम में क्या था, लीनियर मोमेंटम में था p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस ऐसे ऐसे करके था टोटल p। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम टोटल जो दिखाएंगे j होगा j1 प्लस j2 प्लस jn, और j1 क्या होगा, j1 होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे j1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे j1 होगा r1 क्रॉस p1, दोनों वेक्टर होंगे r1 क्रॉस p1। इसी तरह j2 क्या होगा r2 क्रॉस p2। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि टोटल j इज इक्वल टू ये समेशन ओवर i r i क्रॉस p i। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए dj बाई dt, ये a क्रॉस b का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखो डॉट लगा रखा बेटा, ये आर आई डॉट है, आर आई डॉट बना डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर आई, यहाँ पी आई डॉट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ पी आई, आर आई डॉट मीन्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर आई। तो ए क्रॉस बी जैसे होता है डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। इसमें भी आपको पता है दो पार्ट हैं, आर आई डॉट क्रॉस पी आई है, आर आई डॉट वी होता है और पी आई एम वी आई होता है। तो ये वी आई हो गया, ये एम वी आई हो गया, तो वी आई क्रॉस वी आई जीरो हो जाएगा, ये आ गया जीरो, तो टर्म तो जीरो हो जाएगी, इसलिए केवल एक टर्म बचेगी आर आई क्रॉस पी आई डॉट, और पी आई डॉट मीन्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज इक्वल टू फोर्स, तो एफ लिख दिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आर आई क्रॉस एफ आई क्या होता है। आर आई क्रॉस एफ आई मीन्स फोर्स ऑन आयत पार्टिकल, और फोर्स ऑन आयत पार्टिकल ये होती है तो आयत पार्टिकल फोर्स क्या होती है, एफ आई ई प्लस समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एफ आई जे। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कैसे होती है। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये यहाँ वैल्यू रख दी तो आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से, जे इक्वल टू 1 to i होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एलाबोरेट कर लिया इसे, कि इसमें जो आता है ये टर्म आ रही है आपकी आर आई क्रॉस एफ आई जे, इसमें पेयर्स बनेंगे। पेयर्स किस तरह के बनेंगे, आर आई क्रॉस एफ आई जे और आर जे क्रॉस एफ जे आई, इस तरह के पेयर्स बनेंगे। क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1 to n और जे की वैल्यू क्या है 1 to n, तो कहीं ना कहीं सपोज आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू क्या है सपोज 5 है, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहाँ पे जे की वैल्यू 3 होगी आई की वैल्यू 5 होगी, तो वही कंडीशन नहीं है। तो इस तरह के पेयर्स बनेंगे इसमें, और इस तरह के पेयर्स बनेंगे, और आपको पता है कि एफ आई जे और एफ जे आई एक दूसरे के इक्वलेंट अपोजिट होते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इससे आपको आर आई माइनस आर जे एफ आई जे लिख देंगे, यानी कि आर आई जे एफ आई जे लिख देंगे आप इसे। ठीक है, आर आई जे क्रॉस एफ आई जे लिख दिया यहाँ पे आपने, आर आई जे क्रॉस एफ आई जे। अब अगर इंटरनल फोर्स जो हैं सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्स आपको पता है क्या होती है, जो किसी एक पॉइंट के टुवर्ड्स या उसके अवे डायरेक्टेड होती है, और जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं अधिकतर क्या होती हैं, जो इंटरनल फोर्स होती है वो अधिकतर सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, ये सेंट्रल है। जैसे आपको दिखा रखा हमने आर आई है, ये इस पे ये कोई ओरिजिन ले लिया ओ, आर आई का डायरेक्शन ये है, आर जे का डायरेक्शन ये है, तो आप देख रहे हैं कि एफ आई जे और आर आई जे के डायरेक्शन सेम होंगे, इसलिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी ये जीरो हो जाएगी। और जब ये जीरो हो जाएगी तो केवल कौन सी बचेगी,
वो वाली सेकंड टर्म इस इक्वेशन में जीरो हो गई, ये जो इक्वेशन है ये रही, ये वाली टर्म ये रही, ये जीरो हो गई। तो ये जीरो हो गई तो क्या बचा, केवल ये बचा दिस, और ये इक्वल टू टाउ आ गया। व्हेन टाउ जीरो, जे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगेन वही चीज़ आ रही है सेम, जो सिंगल पार्टिकल की थी अब मैनी पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी मैनी पार्टिकल्स के लिए आ गई। ये भी सेम प्रूव होगा कि द वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस करेंगे, इसके बाद का आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ओके।